हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी पेपर 2 में यूनिट 5 यानी ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स का पार्ट 2 करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि आपने डिस्क्लेमर एक बार देख लीजिए। अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो लास्ट टाइम हम लोग डेफ फंड वगैरह डिस्कस कर चुके थे, अनरिम्यूनरेटिव अकाउंट्स डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग कहाँ से करेंगे? आज हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है, कि कौन अकाउंट में किसका अकाउंट पैसा कौन क्लेम कर सकता है। ठीक है, सपोज अगर किसी मतलब किस प्रकार के अकाउंट में कौन क्लेम कर सकता है। अगर जॉइंट अकाउंट है और उसमें अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी एक की, तो जो सर्वाइवर्स हैं वो क्लेम कर सकते हैं, जो बचे हुए लोग हैं वो क्लेम कर सकते हैं। अगर सभी जॉइंट अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो जाती है, हमारे 3 अकाउंट होल्डर थे, जॉइंट थे, तीनों की डेथ होगी, तो नॉमिनी पैसा क्लेम कर सकता है। डिपॉजिट अगर हिंदू एचयूएफ में मतलब हिंदू किसी हिंदू द्वारा जमा किया गया है और उसका अकाउंट जो है वो वाइफ के साथ जॉइंट है या किसी अन्य पर्सन के साथ जॉइंट है, तो जो उस व्यक्ति के लीगल हेयर्स अलॉन्ग विद हिज वाइफ वो लोग क्लेम कर सकते हैं। मतलब जो व्यक्ति जो डिसीज्ड हो गया उसकी बात हो रही है। ठीक है, और अगर सेविंग अकाउंट है और उसमें कोई नॉमिनी नहीं लगा हो तो लीगल हेयर्स को पैसा जाएगा। मतलब कौन क्लेम करेगा? लीगल हेयर्स करेंगे। नॉमिनेशन फैसिलिटी में क्या किया गया है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1983 के द्वारा इसमें कुछ नए सेक्शंस जोड़े गए हैं, जो है सेक्शन 45ZA से लेके ZF तक। ए मतलब टोटल 6 सेक्शन होंगे, ZA, ZB, ZC, ZDEF। ठीक है, कुछ मिला के 6 हो गए। ये क्या करते हैं? नॉमिनेशन फैसिलिटीज के बारे में बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नॉमिनेशन आप याद करें, DA1, DA2, DA3। DA1 कब यूज होता है? फॉर्म DA1 तब यूज होता है जब डिपॉजिटर को अपने अकाउंट में नॉमिनी बनाना होता है किसी को। मतलब ये अकाउंट खोल रहे हैं अगर, तब तो उसमें आप नॉमिनी आप मेंशन कर ही रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए उसमें किसी ने मेंशन नहीं किया या कोई पुराना अकाउंट उसमें लिखा है नो नॉमिनी, तो आप वो व्यक्ति नॉमिनी ऐड करना चाहते, तो बैंक आएगा, फॉर्म DA1 मांगेगा, DA1 में वो अपने नॉमिनेशन एंटर करेगा डिपॉजिटर कि हमें इसको नॉमिनी करना है। DA2 क्यों होता है? DA2 इसलिए होता है कि अगर उसे वो नॉमिनेशन कभी कैंसिल कराना है, कल को वो 2-4 दिन बाद फिर आता है, साल 2 साल बाद आता है, कहता है उस नॉमिनेशन को कैंसिल कर दो, तो DA2 यूज करेगा। और DA3 क्यों होता है? DA3 होता है अगला नॉमिनेशन करने के लिए, उसको हटा दिया अब एक और नॉमिनेशन करना है, तो अगर उसे जो उसने नॉमिनेशन किया उसमें कोई वेरिएशन कर रहा है तो उसके लिए DA3 यूज होगा। ठीक है, कौन नॉमिनेट कर सकता है किस प्रकार के अकाउंट में? देख लीजिए, ये मतलब अगर गार्जियन ऑपरेट कर रहा है तो मतलब किसी माइनर का, तो गार्जियन ऑपरेट वो करेगा। अगर इंडिविजुअल कर रहा है तो वो खुद अपना अकाउंट होल्डर नॉमिनेट करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति खत्म हो गया है, उसका नॉमिनी है, तो नॉमिनी को उस डिपॉजिट के अगेंस्ट किसी प्रकार का लोन नहीं दिया जाता, ये समझ लीजिए, ये भी है। ठीक है, चेक्स के केसेस में क्या कुछ गाइडलाइंस है वो देख लीजिए। चेक्स के केस में है कि एक तो चेक की डेट जो है वो पोस्ट डेटेड नहीं होनी चाहिए, चेक स्टेल नहीं होनी चाहिए, चेक में जो वर्ड्स में और जो फिगर्स है, मतलब जो अमाउंट है वो फिगर और वर्ड्स में मैच करना चाहिए। अगर कोई अथॉरिटी साइन कर रही है तो उसका रबर स्टैम्प चेक पे होना कंपलसरी है। अगर बेयरर या ऑर्डर चेक है तो बेयरर का सिग्नेचर और उसका नाम और उसका एड्रेस, ये चीज़ें पीछे भी होनी चाहिए, चेक के पीछे भी लिखी होनी चाहिए। अगर कोई ऑल्टरेशन है तो उसमें CTS, अगर मतलब CTS चेक है तो उसमें ऑल्टरेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर अकाउंट होल्डर का स्टेटस, मान लीजिए कोई अकाउंट होल्डर इंसॉल्वेंट हो गया है, ल्यूनैटिक है, मतलब कि पागल घोषित हो गया, दिवालिया है, या फिर उसकी डेथ की इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो भी आप नहीं उसकी चेक को वो कर सकते हैं। अगर कोई क्रॉस चेक है और उसको अकाउंट पे ही करना है, तो मतलब सॉरी, क्रॉस चेक है तो वो तो अकाउंट पे ही है, लेकिन क्रॉस चेक है उसको पेमेंट अगर कैश में करना है तो अकाउंट पे ही वो उसमें जो ड्रॉर है उसका वहां पर साइन करवा कर काटना होगा। ठीक है, मतलब लिखना पड़ेगा पे कैश, और ड्रॉर जो मतलब जो पे है वो तो प्राप्त कर, जो ड्रॉर जो साइन कर रहा है चेक को, जो कह रहा है कि मैंने अकाउंट से पैसा निकाल लो, वो ड्रॉर हो गया। तो वो उस चेक को क्रॉस जो है उसको, जो अकाउंट पे वाला है उसको क्रॉस करेगा और लिखेगा पे इन कैश। ठीक है, और वहां पे अपना सिग्नेचर करेगा। गार्निशी ऑर्डर क्या होता है? गार्निशी ऑर्डर एक तरह से कोर्ट का ऑर्डर होता है जो कि सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत आता है, और अगर ये ऐसा कोई ऑर्डर आपके बैंक को प्राप्त होता है तो आपको उस अकाउंट में उतने अमाउंट के लिए रोक लगानी होती है। ठीक है, मतलब आप वो कोर्ट के ऑर्डर के तहत रोका जाता है। गार्निशी ऑर्डर नीशी का मतलब क्या होता है कि ऐसे इंटरिम ऑर्डर होता है ना, तो प्रिलिमिनरी ऑर्डर कोई होता है तो गार्निशी ऑर्डर नीश में आता है, फाइनल जो ऑर्डर होता है वो गार्निशी एब्सोल्यूट बोलते हैं उसको। ये जो ऑर्डर है, ये जो गार्निशी होता है, ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस ऑफ अकाउंट पे ही एप्लीकेबल होता है। जब ये ऑर्डर प्राप्त हो, मान लीजिए किसी ने ऑर्डर किया 1 लाख, बैंक सॉरी गार्निशी ऑर्डर कोर्ट से आया कि 1 लाख रुपए इनका रोकना है, लेकिन उस समय अकाउंट में सिर्फ 80,000 ही था, तो आप 80,000 पर ही रोक लगाओगे। ठीक है, मतलब कि ये अमाउंट, ये जो ऑर्डर है ये एप्लीकेबल होगा करंट जो बैलेंस होगा अकाउंट में उसके ऊपर। ठीक है, गार्निशी ऑर्डर में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना? अगर ज्वाइंट अकाउंट है और गार्निशी ऑर्डर किसी सिंगल, मान लीजिए किसी 2 लोगों का ज्वाइंट अकाउंट था, गार्निशी ऑर्डर सिर्फ किसी एक व्यक्ति ए और बी दो का ज्वाइंट अकाउंट था, ए के नाम पे गार्निशी ऑर्डर आ गया, तो आप उस केस में आप उसको होल्ड नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि आइदर सर्वाइवर में अकाउंट ऑपरेट हो रहा है, आपको नहीं पता ना, तो आइदर तो इसलिए कि वो किसका पैसा है, ए और बी, ए का है कि बी का है, तो ऑर्डर तो ए के अगेंस्ट आया, तो आप उस पैसे को नहीं रोक सकते, मतलब ऑर्डर उसमें नहीं ला सकते। ट्रस्ट के अकाउंट केस में क्या, मान लीजिए किसी ट्रस्टी के अगेंस्ट कोई ऑर्डर आता है, तो आप ये नहीं कि ट्रस्ट वाला पैसा रोक देंगे, आप ट्रस्टी के इंडिविजुअल अकाउंट में रोक सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट के पैसे में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर पार्टनरशिप अकाउंट है कोई,
और उसमें गारंटी ऑर्डर है, तो आप क्या करेंगे भाई? अगर देखिए पार्टनरशिप अकाउंट है अगर है, और किसी कोई देखिए हर एक इंडिविजुअल पार्टनर अपनी फर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए अगर गारंटी ऑर्डर आ गया तो इंडिविजुअल पार्टनर्स जो हैं उनके भी अकाउंट में रोक लगाई जा सकती है। अब इसका उल्टा देखते हैं, मान लीजिए किसी पार्टनर के अगेंस्ट कोई गारंटी ऑर्डर आ गया इंडिविजुअली कि इनको पेमेंट देना, तो आप उसके एवज में फर्म के अकाउंट में गारंटी ऑर्डर अटैच नहीं कर सकते। समझ गए? वैसा वर्षा काम नहीं करता। मतलब फर्म की अगर बकायेदारी है तो आप इंडिविजुअल पार्टनर से पेमेंट वसूल कर सकते हैं गारंटी ऑर्डर के थ्रू, लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल की बकायेदारी है तो फर्म के अकाउंट के थ्रू गारंटी ऑर्डर अटैच नहीं कर सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी ऐसा अकाउंट जिसमें बैलेंस आउट ऑफ इंडिया है, मतलब अकाउंट इंडिया के बाहर है या पैसा इंडिया के बाहर है, उसमें गारंटी ऑर्डर अटैच नहीं किया जा सकता है। गार्निशिंग ऑर्डर की तरह ही अटैचमेंट ऑर्डर होता है भाई। गार्निशिंग ऑर्डर कहाँ से निकलता है? कोर्ट ऑर्डर निकालता है। अटैचमेंट ऑर्डर हमेशा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आता है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत आता है। अटैचमेंट ऑर्डर में क्या होता है? सेविंग और करंट अकाउंट अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा कि भाई इन्होंने कम टैक्स दिया या इन्होंने TDS नहीं दिया, कोई भी बात है, तो उस केस में वो लोग अटैचमेंट ऑर्डर भेजते हैं, और सेविंग हो या करंट अकाउंट किसी पर भी हो, उसमें वो अमाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है और सस्पेंड अकाउंट वो पैसा डाल दिया जाता है। अगर कोई टर्म डिपॉजिट अकाउंट है और इसके अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ आया है, तो टर्म डिपॉजिट को उसकी मैच्योरिटी पर ही बंद किया जाएगा, फोरक्लोजर नहीं करेंगे। ये नहीं कि आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आया, आपने आज ही उसकी 10 साल की FD तोड़ दी, वो नहीं कर सकते आप उस ऑर्डर को रखेंगे और जब मैच्योर हो जाएगा तो आप उसको तोड़ करके पैसा पेमेंट करेंगे IT डिपार्टमेंट को, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर कोई ज्वाइंट अकाउंट है और उसमें अकाउंट में जो पैसा है वो जॉइंटली बाय ऑल वाला अकाउंट वाला केस है, तो ये माना जाएगा कि सबका बराबर हिस्सा है, ठीक है, आधा सर्वाइवर नहीं है, जॉइंटली बाय ऑल की बात हो रही है। अगर जॉइंटली बाय ऑल है, मान लीजिए 1 लाख रुपए है, 2 लोग उसमें A और B दो थे, माना गया दोनों का 50-50 हज़ार है। अगर मान लीजिए A के अगेंस्ट 40 हज़ार का कोई क्लेम आता है IT डिपार्टमेंट से, तो वो उस अकाउंट से काट लिया, क्यों? क्योंकि इक्वली माना जाता है, ये माना जाता है, ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर, दिस पार्ट। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड गिव अस अ जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।